हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 76 यानी कि 76वां टेस्ट पेपर। और हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलरली नोन cases is associated with the arrest of 32 radical political and trade union activities including the 3 British communists। कहने का मतलब है एक पॉपुलरली केस था जिसमें 32 रेडिकल पॉलिटिकल जो कि क्या बोलते हैं जो गरम दल था उनसे जुड़े लोग थे। जो रेडिकल मतलब जो कि बहुत जल्दी चेंजेस की डिमांड करते हैं उनको रेडिकल पॉलिटिकल बोलते हैं, या ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट थे। तो उसमें 3 ब्रिटिश कम्युनिस्ट लोग थे। तो इनसे जुड़ा कौन सा पॉपुलरली केस है आपको बताना है। तो उसका सही आंसर है सी, मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस। मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस था। ये ट्रायल हेल्प द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया टू कंसोलिडेट इट्स पोजीशन अमंग वर्कर। तो इस केस ने कम्युनिस्ट पार्टी को मदद किया ताकि वो अपने पोजीशन को कंसोलिडेट यानी कि जमा सके, वर्कर्स के बीच में जोड़ सके, उनको बेसिकली जोड़ सके, जमा सके। दांगे अलोंग विथ 32 पर्सन वर अरेस्टेड ऑन और अबाउट 20 मार्च 1929 and were put on a trial under section 121A of the Indian Penal Code। यानी कि जो दांगे थे उन्होंने वो 32 लोगों के साथ अरेस्ट हो गए थे 20 मार्च 1929 को, और ट्रायल को उनको भेजा गया था अंडर सेक्शन 121A ऑफ IPC। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who of the following started one of the earliest centers or revolutionary activity outside India in England known as Indian Home Rule Society? तो इंडिया के बाहर किसने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना इंग्लैंड में की थी, आपको बताना है। तो उसका सही आंसर है डी, श्यामजी कृष्ण वर्मा। इन्होंने शुरू किया था इंडिया के बाहर यानी कि इंग्लैंड में एक रिवोल्यूशनरी सोसाइटी। इसका नाम था इंडियन होम रूल सोसाइटी। जो भीकाजी कामती वाज इन पेरिस एंड शी स्टार्टेड द जर्नल वंदे मातरम। भीकाजी कामा जो थी उन्होंने पेरिस में एक जर्नल स्टार्ट किया था, यानी कि अखबार स्टार्ट किया था, इसका नाम था वंदे मातरम। दादा भाई नारोजी स्टार्टेड ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन लंदन एंड लॉबीड फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस अमंग ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस। यानी दादा भाई नारोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन स्टार्ट किया था लंदन में, और साथ ही उन्होंने लॉबीड की थी, यानी कि उन्होंने एक कहने का मतलब एक बोल सकते षड्यंत्र या चाल की तरह उन्होंने किया था ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस के बीच में, ताकि वो इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई लड़ सके। थर्ड है, रास बिहारी बोस हैंडेड ओवर इंडियन नेशनल आर्मी एंड लीडरशिप ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग टू सुभाष चंद्र बोस इन सिंगापुर। रास बिहारी बोस ने ही जो INA थी हमारी उसकी लीडरशिप उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में सौंपी थी। और लास्ट है, इट वाज एन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन लंदन इन 1905 दैट सॉट टू प्रमोट द कॉज ऑफ सेल्फ रूल ब्रिटिश इंडिया। द ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड बाय श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो ये इंडियन ऑर्गेनाइजेशन था, लंदन में बना था 1905 में, जिसका कॉज था यानी कि उसका उद्देश्य उसका बनाने का इसलिए था ताकि वो सेल्फ रूल ब्रिटिश इंडिया को प्रोवाइड कर सके। और उस संस्था का संस्थापक थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, Recently, IAF यानी Indian Air Force had inducted its first set of Apache helicopter for its most lethal combating operations from USA. Which among the following missiles presents make Apache to have a credit title as flying tank? यानी अपाचे हेलीकॉप्टर के संदर्भ में
कुछ स्टेटमेंट दे रखा है कि उसमें कौन सा मिसाइल लगाया गया जो कि उसको फ्लाइंग टैंक का नाम देती है। तो आपके ऑप्शन है ए हेलफायर, सेकंड स्टिंगर, थर्ड है मेटियोर और फोर्थ है माइका। तो आपका बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन इसके संदर्भ में सही है। तो इसका सही आंसर है ए 1 एंड 2, यानी कि हेलफायर और स्टिंगर यही मिसाइल है जो कि अपाचे पे लोडेड है और इसी वजह से इसको फ्लाइंग टैंक कहा जाता है। अपाचे's चीफ फंक्शन इज टू टेक आउट हैवी आर्मर्ड ग्राउंड टारगेट सच एज टैंक एंड बंकर्स। तो इनको कहने का मतलब है टैंक्स और बंकर से लड़ने का काम अपाचे करता है। सॉरी, अपाचे आर्मर्ड हैवी आर्मर्ड को निकालता है टैंक्स या बंकर्स जैसे बोलते हैं। सेकंड है इट्स प्राइमरी वेपन इज हेलफायर, इसका जो प्राइमरी वेपन है वो हेलफायर है। टू मीट्स दिस डिमांड इंडियन एयरफोर्स इज सेट टू गेट द गेम चेंजर स्कैल्प एंड मेटियोर फॉर इट्स राफेल फाइटर जेट नेक्स्ट ईयर। तो राफेल फाइटर जेट पे ये वो स्कैल्प और मेटियोर करके दो मिसाइल इसको लगाने जा रहे हैं, जो कंसाइनमेंट उसको नेक्स्ट ईयर मिलेगा। जो माइका है इट इज़ अवेलेबल टू द आर्म टू करंट एंड फ्यूचर वर्जन ऑफ द राफेल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो ये एयरक्राफ्ट जो राफेल पे है उस पर करंटली अवेलेबल है और इसके फ्यूचर वर्जन्स भी राफेल के लिए आएंगे। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। सुमेल दे रखे हैं आपको, एक सर्विलांस और एक सिग्निफिकेंस। आपको बताना है कौन सा सुमेल सही है। पहला है एरोस्टैट पोर्टेबल एयरबोर्न, स्वॉर्ड फिश ये है बीएमडी प्रोग्राम के लिए, मोटर है मिशन शक्ति और नेत्र है बालाकोट स्ट्राइक। तो ये सर्विलांस है, तो इसके अलग अलग सिग्निफिकेंस यानी इस्तेमाल या जरूरत पे जैसी ज़रूरत हो से इस्तेमाल की बात की गई है। तो आपको बताने में से कौन सा मैच सही है, यानी कि सुमेल सही है। तो इसका सही आंसर है डी 1 2 3 एंड 4, यानी कि चारों सही हैं। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following industries have been exclusively reserved for the public sector? कौन सा इंडस्ट्रीज में पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व किया गया है, यानी कि इनमें प्राइवेट सेक्टर ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। आपके ऑप्शन से फर्स्ट है रेलवे ट्रांसपोर्ट, सेकंड है एटॉमिक एनर्जी, थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस एंड डिफेंस इक्विपमेंट एंड फोर्थ है इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स। तो आपको बताना है कौन सा इसमें से सेक्टर है जो कि स्पेसिफिकली गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व किया गया है, इसमें प्राइवेट सेक्टर ऑपरेट नहीं कर सकता है। तो उसका सही आंसर है ए 1 एंड 2 ओनली। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द उद्योग आधार मेमोरेंडम UAM। इसके संदर्भ में पहला स्टेटमेंट है इट वॉज इनिशिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, यानी कि इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने शुरू किया है। इट इज सिंपल 1 पेज सेल्फ डिक्लेरेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर MSME सेक्टर, यानी एक 1 पेज का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है MSME सेक्टर के लिए, यानी माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट UAM यानी उद्योग आधार मेमोरेंडम के संदर्भ में सही है। तो उसका सही आंसर है बी 2 ओनली, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट सही है। पहला ये कॉर्पोरेट अफेयर्स नहीं बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस ने इसकी शुरुआत की है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सिनगैस। सिनगैस के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। इट इज अ मिक्सचर कंप्राइजिंग ऑफ अ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, यानी कि इन तीनों गैसेस का मिक्सचर है। सेकंड है इट इज अ प्रोड्यूस्ड बाय गैसिफिकेशन ऑफ अ कार्बन कंटेनिंग फ्यूल टू अ गैसियस प्रोडक्ट दैट हैज सम हीटिंग वैल्यू, यानी कि ये गैसिफिकेशन के थ्रू बनता है
जिसमें कार्बन कंटेनिंग फ्यूल को गैसेस प्रोडक्ट को में कन्वर्ट किया जाता है हीट की मदद से। थर्ड है सिन गैस हैज 50% ऑफ द एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ नेचुरल गैस, यानी जो सिन गैस है उसमें जो 50% एनर्जी डेंसिटी होती है वो नेचुरल गैस की है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिन गैस सही है, यानी सिन गैस के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है डी 1, 2 एंड 3, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग। पहला, द ओजोन इन द ट्रोपोस्फियर इज बैड बिकॉज इट पॉल्यूट्स द एयर एंड हेल्प टू फॉर्म स्मोक, यानी ओजोन अगर ट्रोपोस्फियर में यानी क्षोभ मंडल में आ जाएगा तो वो खराब होता है क्योंकि वो हवा को गंदा करता है, दूषित करता है, और इसी के वजह से स्मॉग यानी जो हम बोलते हैं स्मोक और फॉग का मिक्सचर वो बनता है। सेकंड है, ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फीयर इज गुड बिकॉज इट प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ एंड एब्जॉर्बिंग सम ऑफ द सन्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, यानी जब यही ओजोन गैस अगर स्ट्रेटोस्फीयर में मौजूद होगा यानी क्षोभ मंडल के ऊपर मौजूद होगा, ट्रोपोस्फीयर के ऊपर मौजूद होगा, तो वो अच्छा होता है क्योंकि ये हमें सूर्य की हार्मफुल किरणें जो आती हैं, जो उसकी खतरनाक किरणें आती हैं उनसे हमको बचाती हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है सी, बोथ 1 एंड 2, यानी कि दोनों ही सही है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के इलेक्शन से संदर्भ में 2-3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। अ कैंडिडेट इन ऑर्डर टू बी अ प्रेसिडेंट इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट मस्ट सिक्योर अ फिक्स्ड कोटा ऑफ वोट, यानी किसी को भी राष्ट्रपति बनने के लिए जो कैंडिडेट है जिसको राष्ट्रपति बनना है उसको एक सिक्योर फिक्स्ड कोटा वोट के मतलब जीतना होगा, यानी कि उसको एक जितने वोट्स होती हैं उनका एक फिक्स्ड कोटा होता है, वो उसको हासिल करना जरूरी है। सेकंड है, द इलेक्शन ऑफ अ पर्सन एज अ प्रेसिडेंट कैन नॉट बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड दैट द इलेक्टोरल कॉलेज वाज इनकम्प्लीट, कहने का मतलब होता है कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो किसी भी ग्राउंड पे चैलेंज नहीं होगा, खासकर इलेक्टोरल कॉलेज वाज इनकम्प्लीट। अगर कहा जाता है कि इलेक्टोरल कॉलेज था यानी जो इलेक्शन की प्रोसेस थी अगर वो इनकम्प्लीट है तो इस ग्राउंड पे आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। थर्ड है, ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स इन कनेक्शन विद द इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट आर इंक्वायर्ड इनटू एंड डिसाइडेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी राष्ट्रपति के चुनाव से लेकर किसी भी तरीके का असमंजस या लड़ाई झगड़ा अगर कुछ भी होता है तो उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखेगी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है ए, 1 एंड 2 ओनली। जो थर्ड है वो गलत है। जो डिस्प्यूट या जो भी लड़ाई झगड़े या असमंजसें होती हैं वो सुप्रीम कोर्ट देखती है, ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो चलिए इसी के साथ आज का अपना आखिरी क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, एब्सोल्यूट वीटो रेफर्स टू विदहोल्डिंग ऑफ असेंट टू द बिल पास्ड बाय द लेजिस्लेचर। एब्सोल्यूट वीटो वो होता है जिसमें असेंट को विदहोल्ड किया जाता है, यानी कि अपने असेंट को रोक दिया जाता है किसी भी बिल, जो भी बिल पास होता है लेजिस्लेचर द्वारा। पॉकेट वीटो क्या होता है, रेफर्स टू अ टेकिंग नो एक्शन ऑन द बिल पास्ड बाय द लेजिस्लेचर। पॉकेट वीटो का मतलब कोई भी बिल अगर लेजिस्लेचर द्वारा पास किया गया है तो उस पर किसी तरीके का एसेंट, यानी या तो हमने एसेंट नहीं देना है या देना है, इस तरह की बात नहीं होती है, उसमें कोई भी तरीके का एक्शन नहीं लिया जाता है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है सी, बोथ 1 एंड 2, यानी कि दोनों ही सही हैं। 4 तरीके की वीटो पावर होती हैं आज के समय में। पहला है एब्सोल्यूट वीटो, सेकंड क्वालिफाइड,
थर्ड है सस्पेंशन वीटो और फोर्थ है पॉकेट वीटो। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारे टेस्ट पेपर यानी कि जीएस टेस्ट पेपर 76 खत्म होता है। जाने से पहले हम आपको हमारा लास्ट पेपर यानी जीएस टेस्ट पेपर 75 का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आंसर बता देते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे था अरावली हॉट वाटर स्प्रिंग इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, यानी अरावली हॉट वाटर स्प्रिंग कहाँ स्थित था आपको बताना था। तो उसका सही आंसर है बी, महाराष्ट्र। तो ध्यान दीजिएगा, ये अरावली का मतलब राजस्थान या गुजरात नहीं चले जाना है, ये महाराष्ट्र में है। तो चलिए इसी के साथ हम आज का यानी जीएस टेस्ट पेपर 76 का क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। हिमालयन माउंटेन रेंजेस आर नॉट अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, यानी कि जो हिमालयन माउंटेन है ये किस राज्य का पार्ट नहीं, यानी किस राज्य में नहीं आते आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी सिक्किम या डी हिमाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ज़रूर बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।